1857 भारतीय प्रतिरोध का उदय। यह केवल एक विद्रोह नहीं था, यह एक शक्तिशाली जन आंदोलन था जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। एक शक्तिशाली जन विद्रोह जिसने उत्तरी और मध्य भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें तक हिलाकर रख दी। विद्रोह की जड़ें 100 वर्षों से संचित रोष में थी। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध भारतीयों में पिछले 100 वर्षों 1757 से 1857 तक से संचित रोष का परिणाम था। साम्राज्य विस्तार और आर्थिक शोषण ने असंतोष की आग को भड़काया। अंग्रेज की दो मुख्य घृणित नीतियां इस व्यापक असंतोष का कारण बनी, साम्राज्य विस्तार और दूसरा आर्थिक शोषण, निरंतर भारतीय राज्यों पर कब्जा और विलय, भारत के संसाधनों का व्यवस्थित रूप से दोहन। असंतोष भारतीय समाज के हर वर्ग में फैल चुका था। ब्रिटिश नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा असंतोष उभर रहा था। यह किसी एक समूह तक सीमित नहीं था। 1857 से पहले भी प्रतिरोध की चिंगारियां सुलग रही थी। भारतीयों का यह असंतोष विभिन्न स्थानों पर सैनिक विद्रोहों अथवा जन विद्रोहों के रूप में समय समय पर दृष्टि गोचर होता रहा। 1857 इन सभी का एक शक्तिशाली चरमोत्कर्ष था। विद्रोह का आरंभ कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों से हुआ। 100 वर्षों के दमन के बाद विद्रोह की पहली संगठित ज्वाला कंपनी के अपने ही भारतीय सैनिकों के बीच भड़की। सिपाही विद्रोह जल्द ही एक शक्तिशाली जन विद्रोह में तब्दील हो गया। जो एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही व्यापक क्षेत्र में लोगों की भागीदारी से एक विशाल आंदोलन बन गया। लाखों किसान, दस्तकार और सिपाही एक साथ उठ खड़े हुए। यह केवल सैनिकों की लड़ाई नहीं रही, इसमें लाखों किसान, दस्तकार और सिपाही शामिल हुए, जिन्होंने मिलकर विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष किया। विद्रोह की आग उत्तरी और मध्य भारत में तेजी से फैली। यह विद्रोह कुछ शहरों तक सीमित नहीं था, बल्कि उत्तरी और मध्य भारत के एक बड़े भूभाग में एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ। विद्रोहियों ने 1 साल से अधिक समय तक अटूट बहादुरी से संघर्ष किया। यह एक संक्षिप्त लड़ाई नहीं थी। भारत के लोगों ने 1 वर्ष से अधिक समय तक सीमित संसाधनों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। यह विद्रोह अपने स्वरूप, प्रसार और तीव्रता में अद्वितीय था। 1857 का विद्रोह अपने स्वरूप, प्रतिक्रिया, भौगोलिक प्रसार और तीव्रता में भारत में हुए अन्य पिछले आंदोलनों से बिल्कुल भिन्न और कहीं अधिक प्रभावशाली था। 1857 के महासंग्राम कारण में देखें, 100 वर्षों का शोषण, औपनिवेशिक नीतियाँ, विश्वरूप, एक सिपाही विद्रोह जो एक व्यापक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। प्रतिभागी इसमें किसान, दस्तकार और सिपाही एकजुट हुए और ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और भारतीय प्रतिरोध का एक शानदार अध्याय लिखा। अब हम लोग देख लेते हैं 1857 असंतोष की आग, विद्रोह के मूल कारणों का एक व्यापक विश्लेषण। यह केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, यह एक शताब्दी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक असंतोष का विस्फोट था। यह कहानी है कि कैसे दमन और अपमान की छोटी छोटी चिंगारियां मिलकर एक महाविद्रोह की ज्वाला बन गई। विद्रोह की आग के 4 प्रमुख स्रोत: पहला राजनीतिक कारण, दूसरा सामाजिक धार्मिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण, चौथा सैनिक कारण। तो इसमें राजनीतिक कारण में देखें तो नींव पर चोट, राज्यों का विलय, वेलेजली के सहायक संधि, भारतीय राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी और वे ब्रिटिश राजनीतिक परिधि में आ गए। डलहौजी की व्यापक नीति, झांसी, उदयपुर, संभलपुर, नागपुर जैसे प्रमुख राज्यों का विलय। डलहौजी ने योग्य उत्तराधिकारी गोद लेने की पारंपरिक व्यवस्था को अमान्य घोषित कर दिया। राजनीतिक कारण में दूसरा है कि शाही सम्मान का अपमान। अवध का विलय 1856 में नवाब वाजिद अली शाह का पर कुशासन का आरोप लगाकर अपदस्थ किया गया, जिससे कंपनी की सेना में विद्रोह का वातावरण बना, क्योंकि अधिकांश सिपाही अवध के थे। दूसरा, पेंशन और उपाधियों का अंत। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। तीसरा, कि मुगल बादशाह का अपमान किया गया। बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को राजकीय उपाधि तथा ऐतिहासिक लाल किले से वंचित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। भारत का शोषण, उद्योग और व्यापार की तबाही।
ये आर्थिक कारण में हम लोग देख रहे हैं। तो हस्तशिल्प उद्योग का पतन, विदेशी व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के पक्ष में अपनाई गई नीतियों ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट कर दिया, जिससे बड़ी संख्या में शिल्पी व कारीगर बेरोजगार हो गए। दूसरा कि राजकीय संरक्षण का अंत, देसी रजवाड़ों के नष्ट होने से अनेक कलाकार, विद्वान एवं धार्मिक उपदेशक राजकीय संरक्षण से वंचित हो गए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। भूमि और किसान, आर्थिक ढांचे का विनाश, नई भू राजस्व नीतियाँ, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी और महालवारी ने देश के पारंपरिक आर्थिक ढांचे का विनाश कर दिया, जिससे किसान और परंपरागत जमींदार निर्धन हो गए। और दूसरा कि भ्रष्ट न्यायिक प्रणाली, न्यायालयों एवं महाजनों के बीच गठबंधन और निचले स्तर पर फैली प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने आम आदमी को बुरी तरह से प्रभावित किया। संस्कृति पर प्रहार, ये सामाजिक धार्मिक कारण में देखें तो संस्कृति पर प्रहार, हस्तक्षेप और अपमान। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कोई भी आत्मसम्मान वाली जाति इसे 1 घंटे के लिए बर्दाश्त नहीं करेगी। तो हम लोग देखते हैं सामाजिक धार्मिक कारणों में सामाजिक सुधार का विरोध, सती प्रथा, कन्या वध पर रोक और विधवा पुनर्विवाह जैसी सुधारों को भारतीयों ने अपने सामाजिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप माना। तो एक तो ये कारण है। दूसरा देखें तो नस्लीय अहंकार, अंग्रेज भारतीयों को काले अथवा सुअर कहकर अपमानित करते थे और सामाजिक मेल जोल से बचते थे, जिससे भारतीय उन्हें अपना विरोधी मानने लगे। धर्म पर संकट, धर्मांतरण का भय, 1813 चार्टर्ड अधिनियम, इसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की खुली अनुमति दे दी गई। धार्मिक स्थलों पर कर, मंदिर और मस्जिद की भूमि पर लगान लगाने से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। और तीसरा 1856 का धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, इस कानून के अनुसार ईसाई बनने वाले व्यक्ति को अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, जिसने हिंदू समाज में गहरा असंतोष फैलाया। सेना में अपमान, अब सैनिक कारण में देखें तो सेना में अपमान, भेदभाव और तिरस्कार। जो सूबेदार ये सूबेदार से जो भारतीय सिपाही थे वो सूबेदार से अधिक बड़े पोस्ट पर नहीं जा सकते थे, लेकिन अंग्रेज जो है वो जो भी अधिकतम रैंक होती थी उसको पा सकते थे। तो पहला देखा गया यहाँ पदोन्नति पर रोक, भारतीय सैनिक सूबेदार के पद से ऊपर नहीं जा सकते थे। वेतन में भारी असमान था, यूरोपियों और भारतीय सैनिकों के वेतन में बहुत बड़ा अंतर था। सांस्कृतिक प्रतीकों पर हमला, माथे पर तिलक लगाने और पगड़ी बांधने पर रोक, हैट पहनने के लिए विवश करना जिसके तुर्रा में गाय और सुअर का चमड़ा होता था। 1806 में वेल्लूर का विद्रोह का ये कारण बना था। विश्वासघात, धर्म और सम्मान का उल्लंघन, तो ये क्या था सैनिक कारण में हम देखें तो 1856 सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, सैनिकों के लिए समुद्र पार सेवा अनिवार्य कर दी गई, जो तत्कालीन भारतीय समाज में धर्म के विरुद्ध समझा जाता था। दूसरा है सुविधाओं की समाप्ति, 1854 में डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। उसके बाद है अंग्रेजों की अपराजयता का मिथक टूटा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध और क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं की पराजय ने भारतीय सैनिकों में नई ऊर्जा पैदा की। तो ये था राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, सामाजिक, धार्मिक कारण। और ये जो विस्फोट का रूप कब लिया, जब एक चिंगारी मिली। 1857 की शुरुआत तक भारत एक सुलगते हुए ज्वालामुखी जैसा था। राजनीतिक बेदखली, आर्थिक विनाश, सांस्कृतिक अपमान और सैनिक असंतोष ने मिलकर एक विस्फोटक मिश्रण तैयार कर दिया था। अब बस एक चिंगारी की ज़रूरत थी। तो चिंगारी क्या बनी? तात्कालिक कारण एक चिंगारी जो आग बनी। एनफील्ड राइफल दिसंबर 1856 में सैनिकों के लिए ब्राउन बेस की जगह नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ। चिकनाई लगे कारतूस, इन कारतूसों को राइफल में भरने से पहले दांत से काटना पड़ता था। घातक अफवाह फैली। जनवरी 1857 में यह अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। धर्म पर सीधा हमला। हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को लगा कि यह उनके धर्म को भ्रष्ट करने की सरकार की एक जानबूझकर की गई साजिश है। विद्रोह की पहली ज्वाला मंगल पांडे के विद्रोह और उनकी फांसी ने दबे हुए असंतोष को एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह में बदल दिया। जो चिंगारी बैरकपुर में लगी वो पूरे उत्तर भारत में फैल गई। तो अब हम लोग देखें विद्रोह का प्रभाव और विरासत। 1857 का महाविद्रोह भले ही अपने तात्कालिक लक्ष्यों में सफल न हुआ, लेकिन यह भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में एक मील का पत्थर था। इसने पहली बार भारत के विभिन्न वर्गों को एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। 1857 का विद्रोह एक महाशक्ति की विफलता का विश्लेषण। उन कारणों की गहन पड़ताल करेंगे
जिन्होंने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल दी। एक विद्रोह जो सफल हो सकता था, यह विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। सैनिक और असैनिक दोनों वर्गों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इतनी शक्ति और समर्थन के बावजूद यह विद्रोह क्यों असफल रहा? तो विफलता के 4 स्तंभ इस प्रकार से बताए गए हैं। पहला, राजनीतिक विफलता, जिसमें कि योजना और नेतृत्व की कमी दिखाई दी। दूसरा, संरचनात्मक विफलता, खंडित स्वरूप और आंतरिक विरोध था इसमें। तीसरा कि वैचारिक विफलता, एक साझा उद्देश्य का अभाव था। और चौथा, संसाधन विफलता, हथियार और तकनीक में पिछड़ापन था। 1857 के विद्रोह की विफलता कोई एक कारण का परिणाम नहीं है, बल्कि ये सभी कारण जो है इसमें कई जगह चूक का नतीजा थी। तो पहली विफलता देखिए, दिशाहीन रणनीति, योजना अधूरी रह गई। विद्रोह की देशव्यापी शुरुआत के लिए एक तारीख तय की गई थी, लेकिन सैनिकों ने आक्रोश में आकर समय से बहुत पहले ही विद्रोह कर दिया था। वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 को हुई, जबकि निश्चित तिथि थी 31 मई 1857 को। तो इस समय पूर्व शुरुआत के कारण योजना अधूरी रह गई और विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति की शुरुआत अलग अलग दिनों में हुई, जिससे कोई तालमेल नहीं बन पाया। इसके बाद देखें, नेतृत्व का शून्य और संगठन का अभाव। भारतीय पक्ष देखें जहां बिखरी हुई थी अलग अलग, वहीं ब्रिटिश पक्ष देखें तो एक सधी हुई कूटनीतिक और राजनीति के बदौलत जो है वो काम कर रहे थे। भारतीय पक्ष मजबूत केंद्रीय संगठन का पूर्ण अभाव, सिपाही बहादुर और स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन की कमी थी। विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह के बीच कोई तालमेल नहीं था। ब्रिटिश पक्ष में देखें तो लॉरेंस बंधु, निकोलसन, आउटरम, हैवलॉक, एडवर्ड्स जैसे अनुभवी और योग्य सैन्य अधिकारी थे और एक एकीकृत कमान की संरचना थी। दूसरी विफलता, खंडित संरचना, एक सीमित और असंगठित विद्रोह। तो इसमें देखें विद्रोह का प्रमुख केंद्र आप देख रहे हैं कि ये उत्तर भारत और मध्य भारत की तरफ जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी अछूते रहे, बाकी जो क्षेत्र है वे सभी अछूते रहे। तो 1857 का विद्रोह स्थानीय, सीमित और असंगठित था। यह पूरे देश को अपने प्रभाव में नहीं ले सका। जॉन लॉरेंस ने पंजाब को सफलतापूर्वक नियंत्रण में रखा, जिससे अंग्रेजों को एक महत्वपूर्ण मजबूत आधार मिला। एक कारण यह भी था कि जब भारतीय ही भारतीयों के विरुद्ध थे। अवध, रुहेलखंड और उत्तर भारत के सामंतों ने किया और जिंद, पटियाला, ग्वालियर के सिंधिया तथा हैदराबाद के राजाओं ने विद्रोह के दमन में भरपूर सहयोग किया। यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल बोरिया बिस्तर समेटना होगा। लॉर्ड कैनिंग। यह बयान विद्रोह को कुचलने में भारतीय शासकों के सहयोग के निर्णायक महत्व को दर्शाता है। उसने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल बोरिया बिस्तर समेटना होगा। तीसरी विफलता देखें, अस्पष्ट विचारधारा, एक साझा उद्देश्य की कमी। ठीक है। मुख्य समस्या देखें तो विद्रोहियों के सम्मुख विदेशी विरोधी भावना के अलावा और कोई अन्य सामान्य उद्देश्य नहीं था। विद्रोही स्थानीय हितों की पूर्ति के लिए लड़ रहे थे और उन्हें अपने अंतिम लक्ष्य को क्या है वो पता नहीं था। परिणाम स्वरूप विद्रोहियों में आपस में भी सहयोग और विश्वास की भावना की कमी थी। शिक्षित वर्ग का अलगाव यह भी कारण बना असफलता का। उनकी सोच देखें तो शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण में उनकी सहायता करेंगे। उन्हें डर था कि सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। परिणाम यह हुआ कि शिक्षित भारतीय इस आंदोलन से पूरी तरह से दूर रहे, जिससे विद्रोह को एक महत्वपूर्ण बौद्धिक और सामाजिक आधार नहीं मिल पाया। चौथी विफलता, संसाधनों का भारी अंतर, परंपरागत हथियार बनाम आधुनिक तकनीक। भारतीय विद्रोही जहां एक तरफ परंपरागत हथियार जैसे तलवार भाला आदि से लड़ रहे थे, उनमें संगठन को देखें तो भविष्य उन्मुख कार्यक्रम, रचनात्मक विचार और अस्थायी कोष का अभाव था। वहीं अंग्रेजी सेना के पास आधुनिकतम हथियार से लैस थे हुए और तार व्यवस्था, टेलीग्राफ जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी ने उनकी ताकत कई गुना बढ़ा दी। तो विफलता का संपूर्ण विश्लेषण करें तो रणनीतिक रूप से देखें तो समय से पहले शुरुआत, योग्य नेतृत्व की कमी और असंगठित योजना ने विद्रोह की नींव को कमजोर कर दिया। संरचनात्मक में देखें तो विद्रोह का पूरे देश में न फैलना और महत्वपूर्ण भारतीय शासकों का अंग्रेजों का साथ देना एक बड़ा आघात था। वैचारिक रूप से देखें तो एक स्पष्ट और एकीकृत राष्ट्रीय लक्ष्य की कमी और शिक्षित वर्ग का समर्थन न मिलना इसे एक जन आंदोलन बनने से रोकता रहा। और संसाधन, आधुनिक हथियारों, संचार प्रणालियों जैसे डाक और बेहतर संगठित संसाधनों के सामने टिक नहीं सके। तो ये विफलता का विश्लेषण था।
अपने तात्कालिक लक्ष्यों में असफल होने के बावजूद 1857 का विद्रोह व्यर्थ नहीं गया। इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ गहरे असंतोष को उजागर किया और भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत बन गया। यह भारत के एक राष्ट्र के रूप में उभरने की लंबी और जटिल यात्रा में एक निर्णायक मोड़ था। 1857 एक युग का अंत, एक राष्ट्र का उदय। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ। 1857 के विद्रोह के अस्थायी विरासत और उनके परिणाम। एक असफल विद्रोह जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। यद्यपि 1857 का विद्रोह असफल रहा, किंतु यह भारत में अंग्रेजी शासन के लिए एक प्रबल था तथा प्रत्यक्ष विरोध था। इसने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी। सैन्य विफलता, विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया। राजनीतिक भूचाल, इसने ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती दी, जिससे भारत पर शासन का तरीका पूरी तरह से बदल गया। एक नई शुरुआत, इसने अनजाने में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो राजनीतिक परिणाम देखें। सत्ता का हस्तांतरण, कंपनी से क्राउन तक भारत पर एक नए युग का शासन। विद्रोह की सीधी प्रतिक्रिया के रूप में भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। भारत शासन अधिनियम 1858 देखें तो उद्देश्य में भारत में बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और उसकी शक्ति को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। राजनीतिक परिणाम में देखें तो सत्ता का हस्तांतरण, लंदन से नियंत्रण, एक नई प्रशासनिक संरचना। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए नई प्रणाली का गठन किया। इसने भारतीय राज्य सचिव या नया कैबिनेट पद जो है बनाया गया। भारत में वायसराय, गवर्नर जनरल का पद नाम बदला और सीधे क्राउन का प्रतिनिधि था, तो ये वायसराय कर दिया गया। और इंडिया काउंसिल 15 सदस्यीय परिषद राज्य सचिव की सहायता और सलाह के लिए ये गठित की गई। तो ये नई प्रशासनिक संरचना बनी। भारत से संबंधित निर्णय लेने की शक्ति अब सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह एक सचिव के पास थी। राजनीतिक परिणाम में ही देखें तो सत्ता का हस्तांतरण, साम्राज्य विस्तार का अंत हुआ। भारतीय रियासतों के लिए एक नई नीति बनी। महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा ने साम्राज्य प्रसार की नीति को आधिकारिक रूप से त्याग दिया। क्षेत्रीय अखंडता, ब्रिटिश क्राउन भारत में साम्राज्य विस्तार को तिलांजलि देती है। संधियों का सम्मान, भारतीय नवाबों तथा राजाओं के साथ की गई संधियों और समझौतों को अक्षुण्ण रखा जाएगा। अधिकारों की गारंटी, स्थानीय लोगों को उनके सम्मान एवं अधिकारों को वापस दिलाने का आश्वासन दिया गया। सैनिक परिणाम देखें तो एक नई ढाल का निर्माण, सेना का पुनर्गठन किया गया। भविष्य के विद्रोह को रोकना इसका उद्देश्य था। अंग्रेजों ने सेना और सैन्य सामग्रियों पर पूर्ण एकाधिकार कर लिया ताकि भविष्य में 1857 जैसी क्रांति दोबारा न हो। पील आयोग का गठन किया गया, भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित। यूरोपीय संतुलन किया गया, भारतीय सैनिकों की संख्या के अनुपात में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। प्रमुख विभागों पर नियंत्रण, तोपखाना जैसे महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में रखे गए। सैनिक परिणाम में एक नई ढाल का निर्माण, फूट डालो और राज करो, सेना के भीतर एक नई रणनीति। विभाजन और प्रतिलोमन की नीति अपनाई गई। भारतीय सैनिकों को जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया गया ताकि एकता की भावना को रोका जा सके। क्षेत्रीय रेजिमेंट, जाति और क्षेत्रों के आधार पर रेजिमेंटों का गठन किया गया, जैसे पंजाब रेजिमेंट, गोरखा राइफल्स। ठीक है। लड़ाकू जातियों की भर्ती, सिपाहियों का चयन मुख्य रूप से गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तरी प्रांतों से किया गया, जिन्हें विद्रोह के दौरान वफादार माना गया था। अब आर्थिक परिणाम में देखें तो शोषण का एक नया अध्याय शुरू, साम्राज्य विस्तार से आर्थिक शोषण तक। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति का तो अंत हो गया, परंतु इसके स्थान पर उनकी आर्थिक शोषण की नीति आरंभ हो गई। कृषक असंतोष, किसानों के असंतोष को कम करने के लिए 1859 में एक संशोधित रैयतवारी कानून लाया गया, लेकिन यह एक ऊपरी उपाय था। ठीक है, यह एक ऊपरी उपाय था। दोषपूर्ण नीतियों का अंत हुआ। लॉर्ड डलहौजी की दोषपूर्ण नीतियों, जिन्हें क्रांति का एक बड़ा कारण माना जाता था, को समाप्त कर दिया गया। केवल आश्वासन, भारतीयों के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, केवल अनेक प्रकार के आश्वासन दिए गए। सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम देखें तो एक सतर्क सह अस्तित्व, अहस्तक्षेप की नीति और सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रयास। सतही अहस्तक्षेप, ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक और धार्मिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई ताकि भविष्य में किसी भी धार्मिक भावना को ठेस न पहुँचे।
और दूसरा गहन सांस्कृतिक प्रभाव। एक ऐसी शिक्षा पद्धति लागू करने का प्रयास किया गया जिससे भारतीय अपने धर्म और संस्कृति को भूल जाए और पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित हो। उन्हें एक ऐसी पीढ़ी बनाना जो रंग और खून में भारतीय हो लेकिन स्वाद, राय, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिणाम में देखें, एक सतर्क सह अस्तित्व, टूटते मिथक और बिखरती व्यवस्था। श्रेष्ठ सभ्यता का मिथक टूटा। विद्रोह ने अंग्रेजों की अजेयता और श्रेष्ठता के मिथक को तोड़ दिया। अंग्रेज अब भारतीयों से अधिक सावधान तथा अलग थलग रहने लगा। सामंतवादी व्यवस्था का पतन हुआ। सामंतवादी व्यवस्था चरमरा गई। जिन सामंतों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग किया था उनकी छवि देशद्रोहियों जैसी हो गई। जनता का निःशस्त्रीकरण। आम जनता के बीच अस्त्र शस्त्र रखने पर मनाही कर दी गई जिससे उनकी आक्रामक शक्ति को पंगु बना दिया गया। 1857 का महत्व। एक राष्ट्र का बीजारोपण, राष्ट्रवाद की भावना का जन्म। विद्रोह की विफलता ने एक साझा दुश्मन के खिलाफ भारतीय पहचान की भावना को जन्म दिया। इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। नई उम्मीद। पराधीनता को अपनी नियति मान चुके भारतीयों के मन में स्वशासन की एक नई उम्मीद जगी। एकता का पाठ। विद्रोह ने पहली बार भारतीयों को राष्ट्रीय भावना के साथ एकता और संगठन का पाठ पढ़ाया। 1857 क्रांति का महत्व। एक राष्ट्र का बीजारोपण देखें तो संवैधानिक विकास का सूत्रपात। विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को यह महसूस कराया कि केवल बल के आधार पर भारत पर शासन नहीं किया जा सकता। भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को शासन में शामिल करने और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए समय समय पर अनेक अधिनियम लाए गए। यह प्रक्रिया धीरे धीरे भारत को स्वशासन और अंततः स्वतंत्रता की ओर ले गई। 1857 का परिणाम अगर एक दृष्टि में देखा जाए तो राजनीतिक में देखें तो कंपनी का राज का अंत, क्राउन का सीधा शासन, साम्राज्य विस्तार की नीति समाप्त। आर्थिक परिणाम में देखें तो क्षेत्रीय विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण की नीति, केवल ऊपरी सुधार, कोई वास्तविक हित नहीं। सैनिक परिणाम में देखें तो सेना का फूट डालो और राज करो के आधार पर पुनर्गठन किया गया। तोपखानों पर ब्रिटिश का एकाधिकार रहा। सामाजिक परिणाम में देखें तो धार्मिक हस्तक्षेप की नीति, राष्ट्रवाद का उदय हुआ और सामंतवाद का पतन हुआ। अब आगे हम लोग देख लेते हैं एक विद्रोह की विरासत। 1857 का विद्रोह भले ही अपने तात्कालिक लक्ष्य में विफल रहा हो लेकिन इसने उस चिंगारी को जलाया जिसने अंततः स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित किया। यह भारतीय इतिहास का वह निर्णायक मोड़ था जहां एक पुराने भारत का अंत हुआ और एक नए संगठित राष्ट्र के विचार ने जन्म लिया। अब देख लेते हैं 1857 विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम। तो इसके स्वरूप को देखते हैं। भारत के इतिहास की घटना जिसके स्वरूप पर आज भी मतभेद है। तो एक विद्रोह अनेक व्याख्याएं, मतभेद के मूल कारण। तो अंग्रेज इतिहासकारों जैसे लॉरेंस, सीले, होम्स, आउटरम ने इसे सैनिक विद्रोह, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र या सभ्यता बर्बरता का युद्ध कहा। उनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को छिपाना और अपने राज्य का औचित्य सिद्ध करना था। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया एक राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। मूल समस्या देखें तो निष्पक्ष लेखन का अभाव। विद्रोहियों ने पकड़े जाने के डर से महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट कर दिए जिससे उचित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सके। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण देखें तो क्या यह केवल एक सैनिक विद्रोह था? दावा सर जॉन लॉरेंस और सीले ने इसे केवल सैनिक विद्रोह कहा। यह ब्रिटिश कंपनी की प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने का एक प्रयास था। तो खंडन इस मामले में किया जा सकता है कि व्यापक भागीदारी थी। विद्रोह में सैनिकों के साथ साथ हजारों गैर असैनिकों ने भी भाग लिया। 1858-59 के अभियोगों में उन्हें दोषी पाया गया और दंडित किया गया। किसानों की आवाज़ भी थी। अवध से आए सैनिक एक स्वर से कृषक असंतोष को व्यक्त कर रहे थे। यह केवल सैनिक का मुद्दा नहीं था। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण दूसरा देखें तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया गया। तो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउटरम का मानना था कि यह एक मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। तो खंडन इस बात पर किया जा सकता है कि यह व्याख्या अपर्याप्त है। मुस्लिम के साथ साथ गैर मुस्लिमों की भी बड़ी संख्या में भागीदारी थी। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर कुंवर सिंह तक अधिकांश हिंदू कुलीन वर्ग ने विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण तीसरा देखें तो सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष। दावा किया था। टी.आर. होम्स जैसे इतिहासकारों ने इस विचार को लोकप्रिय बनाया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश नस्लीय स्वरूप को उजागर करना और अपने शासन का औचित्य सिद्ध करना। खंडन इस बात पर किया जा सकता है कि ब्रिटिश क्रूरता
विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा दिखाई गई क्रूरता के सामने विद्रोहियों के कदम गौण थे। अमानवीय अत्याचार, बनारस में असहाय और निर्दोष बच्चों को भी फांसी पर लटका दिया गया। निर्णायक कथन, कोई भी राष्ट्र अथवा जाति जो इस प्रकार के अत्याचार करती है सभ्य कहलाने का दावा नहीं कर सकती। अब राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में देखें तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश व्याख्याओं के विपरीत अनेक भारतीय लेखकों ने 1857 के विद्रोह को भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई के रूप में देखती है। तो प्रमुख समर्थक विनायक दामोदर दास सावरकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल। मूल विचार, उन्होंने तर्क दिया कि इस महाविद्रोह की कई विशेषताएं इसे पहले के आंदोलनों से अलग करती है और इसे एक राष्ट्रीय संग्राम का दर्जा देती है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पक्ष में तर्क देखें तो विस्तृत क्षेत्र, यह विद्रोह किसी एक क्षेत्र में सीमित न होकर एक विस्तृत भूभाग में फैला था। आपसी समन्वय देखें, विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के बीच विद्रोह के दौरान समन्वय स्थापित हो गया था और एक नेता की गतिविधियां दूसरे को प्रभावित कर रही थी। व्यापक भागीदारी हो रही थी इस विद्रोह में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी देखी गई, जो इसे केवल सैनिक विद्रोह से कहीं ज़्यादा बड़ा बनाती है। एकजुट लक्ष्य, सभी विद्रोहियों को संगठित करने वाला प्रमुख तत्व था विदेशी शासनों की समाप्ति की भावना। एक विद्वान की चुनौती, जो आरसी मजूमदार का मत है और काफ़ी फेमस मत है, यह न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो प्रमुख तर्क इनका था कि विद्रोह में शामिल नेताओं के उद्देश्य समान नहीं थे, कई निजी हितों के लिए लड़े गए थे। यह आंदोलन किसान व जनजातीय आंदोलन की एक श्रृंखला में से एक है। यह सैनिक असंतोष को व्यक्त करता है, राष्ट्रवादी की सच्ची भावना नहीं। तो इस प्रकार से इसे क्या कहा गया, न तो यह प्रथम था क्योंकि इन्होंने बताया कि इससे पहले किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन हो रहे थे, न ही राष्ट्रीय बताया। ठीक है, तो राष्ट्रीय इसलिए नहीं बताया गया कि यहाँ पर कई लोग जो है ये अलग अलग लड़ाई कर रहे थे, अलग अलग अपने उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे, स्वार्थ के लिए, और स्वतंत्रता संग्राम नहीं था क्योंकि यह सैनिक असंतोष को व्यक्त करता था। तो इस तरह से इनकी दलील थी। राष्ट्रीय संग्राम की परिभाषा और सीमाएं, राजनीतिक सिद्धांतों के अनुसार एक राष्ट्रीय संघर्ष के लिए निश्चित विचारधारा, संगठन और नेतृत्व की आवश्यकता होती है, जिसका 1857 में अभाव था। प्रमुख सीमाएं देखें तो सीमित प्रभाव, देश का बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब, बम्बई, कोलकाता, मद्रास इससे छूता रहा। संगठन का अभाव, विद्रोहियों के पास किसी निश्चित योजना, आपसी तालमेल का अभाव था। व्यक्तिगत हित, विभिन्न नेता अपने निजी हितों के लिए लड़ रहे थे। राष्ट्रवाद का अभाव देखें तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के विचार अभी प्रस्फुटित नहीं हुए थे। अब इसका संश्लेषण करें, विद्रोह के वास्तविक महत्व को देखें तो 1857 के विद्रोह को आधुनिक अर्थों में स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं कहा जा सकता, किंतु आरंभिक राष्ट्रवाद का रूप जरूर कहा जा सकता है। यह किसी भी साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध किसी उपनिवेश का सबसे बड़ा विद्रोह जरूर था, एक तो ये, और राष्ट्रवाद का बीज, यह विद्रोह आधुनिक राष्ट्रवाद को भले ही अभिव्यक्त न करता हो किंतु आरंभिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति अवश्य व्यक्त करता है। एक विद्रोह जिसने राष्ट्र की नींव रखी। अंतिम कथन हम ये कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह वह ऐतिहासिक घटना थी जहां विभिन्न विचारों एवं घटनाओं की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आरंभिक राष्ट्रवाद ने भविष्य में आधुनिक राष्ट्रवाद का रूप लिया। यह सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक नए शुरुआत का अग्रदूत था। अब हम लोग देख लेते हैं वीर कुंवर सिंह की गाथा। तो जगदीशपुर का शेर वीर कुंवर सिंह की गाथा, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में एक महानायक की कहानी। 1857 जब भारत ने गुलामी की जंजीरें तोड़ने की हुंकार भरी, अंग्रेजी शासन ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर भारत को अपनी पकड़ मजबूत कर ली। भारत में उनकी मंशा थी कि भारत की स्थापित व्यवस्था को तबाह करके अपनी व्यापारिक स्वतंत्रता बढ़ाना। मेरठ, झांसी, कानपुर और दिल्ली में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में आज़ादी की उद्घोषणा कर दी। 80 वर्ष की आयु में एक नायक का उदय। परिचय में देखें, बाबू कुंवर सिंह भोजपुर जिले के जगदीशपुर से थे। मालवा के प्रसिद्ध राजा भोज के वंशज थे। अंग्रेजों की हड़प नीति के कारण अपनी जमींदारी खो दी, जिससे पूरे परिवार में अंग्रेजों के प्रति गहरा वैमनस्य था। दानापुर के सिपाहियों की पुकार और जगदीशपुर की तैयारी। 25 जुलाई 1857 दानापुर की 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह किया और नेतृत्व के लिए कुंवर सिंह के पास पहुंचे। विद्रोह की आशंका को भांपते हुए उन्होंने पहले ही अपने दुर्ग की मरम्मत करवाई। अपने किलों में बंदूक और गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया। आरा पर अधिकार, कुशल युद्ध नीति की पहली झलक। अपने 4000 सैनिकों के साथ कुंवर सिंह ने दूसरे प्रयास में आरा पर अधिकार कर लिया। स्वयं को क्षेत्र का शासक घोषित किया और एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। कैप्टन डनवर की 500 सैनिकों वाली टुकड़ी को अपनी छापामार युद्ध कला से करारी शिकस्त दी। ये छापामार युद्ध कला में माहिर थे। साम्राज्य का पलटवार, आरा और जगदीशपुर का पतन।
मेजर विंसेंट आयर की सेना ने बेहतर तोपों के साथ जवाबी हमला किया। इस युद्ध में तोपों ने एक बड़ा फर्क पैदा किया। कुंवर सिंह को आरा और अपना घर जगदीशपुर दोनों छोड़ने पड़े। अंग्रेजों ने उनका महल जला दिया। पराजित पर टूटा नहीं, गुरिल्ला युद्ध का नया अध्याय। हार के बावजूद कुंवर सिंह मेजर आयर के हाथ नहीं आए। उन्होंने पश्चिमी बिहार के जंगलों से अंग्रेजों पर छापामार हमले जारी रखे। मुख्य शक्ति में देखें तो अपने प्रभावी खुफिया तंत्र के बल पर लगभग 6 महीने तक अंग्रेजों की नाक में दम की कर रखा था। उनके भाई अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों से संघर्ष जारी रखा। विद्रोह की ज्वाला को उत्तर भारत में फैलाना। कुंवर सिंह का लक्ष्य अब बिहार से आगे बढ़कर विद्रोही गुटों को एकजुट करना था और आरा का बदला लेना था। उनकी यात्रा में उन्हें एक महान रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया। अतरौलिया और आजमगढ़ में ब्रिटिश सेना की करारी हार। 22 मार्च 1858 अतरौलिया में कर्नल मिलमैन की सेना को पराजित किया। आजमगढ़ में प्रवेश कर किले पर अधिकार कर लिया और बाद में कर्नल डेंस के हमले को भी विफल कर दिया। परिणाम देखा जाए तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने घबराकर उनके विरुद्ध कड़ी सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। दोनों सेनाओं को उलझाकर जगदीशपुर की ओर वापसी। लखनऊ से लुगार्ड और इलाहाबाद से लॉर्ड कार्के की सेना उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे। कुंवर सिंह ने अपनी सेना को 2 टुकड़ों में बांटा। एक टुकड़ी लुगार्ड को और आजमगढ़ में उलझाए रखा, जबकि वे खुद जगदीशपुर की ओर निकल पड़े। अंग्रेजों ने उनकी गिरफ्तारी पर इनाम बढ़ाकर 25,000 कर दिया था। घायल शेर ने अपना हाथ मां गंगा को समर्पित कर दिया। गाजीपुर के पास गंगा नदी के पास पार करते समय डगलस की सेना ने हमला किया। एक गोली उनके हाथ में लगी। संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए उन्होंने अपना हाथ खुद काटकर गंगा मैया को चढ़ा दिया। घायल अवस्था में अपनी धरती पर अंतिम और सबसे बड़ी विजय। 23 अप्रैल 1858 कुंवर सिंह अपने घर जगदीशपुर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने कैप्टन ली ग्रैंट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। 300 ब्रिटिश सैनिकों में से केवल 20-30 ही वापस लौट सके। जगदीशपुर के किले पर आज़ादी का झंडा फहराया गया। मृत्यु में स्वतंत्रता। आज़ाद धरती पर प्राण त्यागे। अपनी अंतिम विजय के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह ने अपनी मातृभूमि का स्मरण करते हुए प्राण त्याग दिए। उनके मृत्यु के समय जगदीशपुर के किले पर आज़ाद देश का झंडा लहरा रहा था। वे एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपनी स्वतंत्र भूमि पर वीरगति को प्राप्त हुए। इतिहास में अद्वितीय। एक 80 साल का बूढ़ा योद्धा, उसका मूल्यांकन देखें तो 9 माह के संघर्ष में 15 भयानक लड़ाइयाँ लड़ी। दिशाहीन सैनिकों को नेतृत्व प्रदान किया और विद्रोह को बिहार से बाहर फैलाया। अंग्रेज उन्हें कभी पकड़ नहीं पाए, जबकि उन्हें कई बार कुंवर सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा। शिवाजी के बाद वे ऐसे भारतीय योद्धा थे जो गुरिल्ला युद्ध में इतने निपुण थे। तो इस प्रकार से त्याग, बलिदान और दूरदर्शिता और राष्ट्रीयता की भावना के वे प्रतीक रहे।